ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चिल्ड वाटर साइकिल है। और चिल्ड वाटर साइकिल ऐसे पहले हमने रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो रेफ्रिजरेंट जो है वो चिल्लर मशीन के अंदर कैसे कैसे फ्लो करता है। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या पिछले टॉपिक में कोई आपके यदि कोई डाउट्स हैं तो मेरे को आप मैसेज कर देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी हमारा चिल्ड वाटर जो साइकिल है उसको स्टार्ट करते हैं कि चिल्ड वाटर साइकिल कैसे कैसे काम करता है। अभी सबसे पहले जो चिल्ड वाटर जो सर्किल है उसका ये यहाँ पे आप डायग्राम में ये फोटो दिख रहा होगा, एक पिक्चर जैसा कि जो क्लास के अंदर है मैंने वहीं से ये पिक्चर जो है यहाँ पे रखा हुआ है, जिसके अंदर आपके डाउट्स जो है ना वो थोड़े से सिमिलर से दिख जाएंगे कि भाई अलग अलग चीजें दिखाऊंगा तो फिर थोड़े आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं वो पढ़ूं वो पढ़ूं। तो मैंने सोचा कि जो अपनी जो रिकॉर्डेड वीडियो है वहीं से पिक्चर उठा के उसी पे डिस्कस करें। चिल्ड वाटर साइकिल, इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा जैसे दो टाइप के वाटर टाइप जो सिस्टम उसमें दो टाइप का पानी होता है। एक चिल्ड वाटर होता है, एक कंडेंसर वाटर होता है। तो कंडेंसर वाटर जो है वो डिफरेंट चीज है, चिल्ड वाटर है वो डिफरेंट चीज है। उसका अलग काम होता है और इसका अलग काम होता है। तो आज का जो टॉपिक है हम उसी पे डिस्कस करते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं। चिल्ड वाटर सिस्टम जो है वो अपने जो ये वाला जो यहाँ से जो ये चिल्लर है, चिल्लर मशीन से पानी निकल के और एएचयू एफसीयू से होके और प्राइमरी पंप के थ्रू वापस चिल्लर के अंदर कंप्लीट हो गया, तो ये क्लोज लूप बन गया वाटर का। और इसको हम क्या बोलेंगे, चिल्ड वाटर सर्किट। ठीक है, चिल्ड वाटर सर्किट बोलेंगे। अब इसके अंदर क्या है, बहुत सारे पार्ट्स लगे रहते हैं, जो हमारे मेजर पार्ट्स हैं उनके बारे में मैं अभी स्टार्ट करूंगा। तो ये सबसे पहले अपना क्या है, चिल्लर। ये वाला ये वाला हो गया चिल्लर अपना। अब चिल्लर जो है, इसको चिल्लर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा बोलने में थोड़ा आसान है। इसको वैसे एवापोरेटर सेक्शन बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे, चिल्लर एवापोरेटर सेक्शन, जहाँ पे एवापोरेशन का काम होता है। एवापोरेटर के अंदर जो है अपना रेफ्रिजरेंट होती है जो ट्यूब्स के अंदर सर्किट जो है फ्लो करती रहती है। कॉपर की इसके अंदर ट्यूब्स होती है जिसके अंदर से हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो फ्लो करता रहता है, ठंडा जो रेफ्रिजरेंट है वो फ्लो करता है। और जो इसके अंदर जैकेट्स होते हैं जिसके अंदर वो ट्यूब्स रखी होती है उनको जैकेट बोलते हैं। उन जैकेट्स के अंदर क्या होता है, पानी फ्लो करता है। तो जिससे क्या होगा कि जो पानी का जो टेम्परेचर है वो रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर से एक्सचेंज हो जाएगा और हमारा जो गर्म पानी है वो ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होने के बाद में हमारे एएचयू को चला जाएगा इधर। एएचयू को जाने के बाद में उसके अंदर फिर वही सीन होता है जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि एएचयू कैसे काम करता है। एएचयू के अंदर भी कॉपर की पाइप रहती है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उन कॉपर की पाइप से रेफ्रिजरेंट फ्लो ना होके चिल्ड वाटर फ्लो होगा। तो चिल्ड वाटर जो है वो उन कोयल्स के थ्रू घूमते 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 बाहर निकल जाएगा और ये सर्कुलेशन जो है इसे चलता रहेगा। अब उसके अंदर से जैसे हवा निकलेगी तो हवा जो है वो चिल्ड वाटर के साथ में अपनी हीट एक्सचेंज करेगी और जो ठंडा पानी गर्म हवा को ठंडी कर देगा और यहाँ पे पानी गर्म हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या है, हीट एक्सचेंज कर ली है। वाटर ने और एयर ने हीट एक्सचेंज करी। हवा गर्म थी, पानी ठंडा था। अब हीट एक्सचेंज होने के बाद में पानी गर्म हो गया क्योंकि हवा जो थी हमारी गर्म थी। और जो पानी है वो गर्म हो गया, हवा है वो ठंडी हो गई है। और हमें अपना कूलिंग का इफेक्ट मिलने लग गया क्योंकि जो ब्लोअर उसके अंदर लगा है, फैन जो लगा है उसके उससे जो हवा आ रही है वो हमारी कॉपर पाइप्स के अंदर से निकल के आ रही है। जो फिन्स लगी हुई है, एल्यूमिनियम की फिन्स लगी रहती हैं, कॉपर की पाइप्स लगी रहती हैं, उनके थ्रू हवा निकल के आती है तो उससे हमें ठंडक का अनुभव होता है। अब पानी गर्म हो गया, पानी गर्म हो गया तो पानी वापस हमारे प्राइमरी पंप के थ्रू इसके अंदर चिलर सेक्शन में चला जाएगा और चिल्लर जो है उसको वापस से ठंडा करेगा और ये सर्कुलेशन ऐसे ही कंटिन्यूस चलता रहेगा। ये बेसिक सी जो चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी है। अब इसके बाद इसके अंदर चलेंगे और सारी चीजें डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे। अभी कादिर एक बार आप अनम्यूट करके मेरे को बताइए कि थोड़ा सा आपको समझ आया कि ये चिल्ड वाटर सर्कुलेशन में क्या होता है।
हाँ समझ में आ अब्दुल गया, आप लेकिन सर एचयू को सर हम जो है चिल वाटर के थ्रू सर कूलिंग दे सकते हैं या सर रेफ्रिजरेंट के थ्रू? तो हमारा ये सर सर हाँ अब्दुल, आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। अ, मैं सही से सुन नहीं पा रहा हूँ कि क्या आप बोलना चाह रहे हो। नहीं अब्दुल, मुझे नहीं समझ आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। आप या तो ऐसा कीजिए कि मैसेज कर दीजिए चैट में कि क्या कहना चाह रहे हो। ओके 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 हाँ सर, अभी, मेरी आवाज जा रही है आपको अभी क्लियर? अभी अभी हाँ, अभी अभी सुनाई दे रहा, अभी बोलिए फिर से। हाँ जी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम्म एचयू या एफसीयू को हम्म। चिल्ड वाटर या फिर रेफ्रिजरेंट में, इन दोनों में से कौन सा कॉस्टली पड़ेगा? कॉस्टली? एचयू के अंदर यदि रेफ्रिजरेंट भेजे या चिल्ड वाटर भेजे, ऐसा जी जी बोल रहे हाँ। हो आप? हाँ, जो जो रेफ्रिजरेंट डायरेक्ट हाँ यदि एचयू जी को जी हाँ, इन भेजते हैं दोनों ना में हम, कॉस्टली कौन होगा? तो जो रेफ्रिजरेंट है वो कॉस्टली होता है, जी जी। वाटर कूल्ड सिस्टम जो है वो कम कॉस्टली होता है एयर कूल्ड के ऐसा ओके 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 सर। सामने। ओके सर, आगे जो कंटिन्यू करें। हाँ, रेफ्रिजरेंट जो है उस सिस्टम को बोलते हैं एयर कूल्ड। ठीक है। और क्योंकि उसमें जो रेफ्रिजरेंट जो है ना, वो हमारा क्योंकि हम तो गैस को मतलब हवा से ही तुलना करते हैं ना, तो ऐसे समझने के लिए। और एक होता है वाटर कूल्ड, जैसा कि हमारे डीजी में होता है, तो वही सिस्टम है यहाँ पे। तो जो रेफ्रिजरेंट डायरेक्ट यदि हम इसके अंदर एच यू एफ सी यू के अंदर भेज के कूलिंग लेते हैं तो वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं ना। अब चिल्ड वाटर सिस्टम में दो चीजें होती है, दो टाइप का पानी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि ठंडा पानी अंदर घुसा, गर्म पानी बाहर आया। फिर यहाँ चिलर के अंदर गर्म पानी घुसा और ठंडा पानी बाहर निकला। तो उसका जो कुछ स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से, उसका मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि कितना डिग्री सेल्सियस जो है वो नॉर्मली रहता है ना। उसे कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है कि बाउंडेशन है, लेकिन जो जनरली हम अपने रूम को जो टेम्परेचर है उसको अपने हिसाब से सेट करने के लिए जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है कि हम 24 टू 26 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर रखना होता है कि ह्यूमन बॉडी के लिए सही रहता है। तो उतना करने के लिए कैस कितना जो है हमारा पानी का टेम्परेचर रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ठंडा पानी है जो चिल्लर से निकलता है, मीन्स यहाँ से जो ये वाले पॉइंट से जो आउटपुट है उसका टेम्परेचर रहता है 6 टू 7 डिग्री सेल्सियस। ये वेरी करता है, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। एक फ्रीजिंग पॉइंट आता है, उससे नीचे हम नहीं लेके जाते हैं, वहां पे जाके चिल्लर ट्रिप हो जाता है, जो हमें सेटिंग करनी पड़ती है हमारे चिल्लर सिस्टम के अंदर कि जी मेरा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 3 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री है। वहां पे जाके चिल्लर जो है ऑफलोड हो जाएगा और वो ट्रिप हो जाएगा। ठीक है। एचयू में जाके हवा को ठंडा करता है तो पानी गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, अप्रोक्स जैसे मोटा मोटी हम है ना, जैसे 5 डिग्री सेल्सियस के लगभग जो है मानते हैं इसका टेम्परेचर जो है वो वेरी करता रहता है। तो ये 12 13 डिग्री सेल्सियस जो है वो घूम घाम के वापस चिल्लर में आएगा। इससे ज्यादा भी हो जाएगा क्योंकि वो डिपेंड करता है कितने फ्लोर की बिल्डिंग है, कितने एचयू रन कर रहे हैं, है ना। तो ये उस पर भी डिपेंड करेगा कि बिल्डिंग के फ्लोर कितने हैं और उसमें कितने एचयू या एफसीयू रन कर रहे हैं। ज्यादा एचयू एफसीयू चलाएंगे तो जो टेम्परेचर है 12 13 से हटा के 17 18 20 22 25 तक भी पहुंच जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम कितना यूज कर रहे हैं उसको। अब उसके बाद में ये वापस चिल्लर को मिलेगा, चिल्लर इसे ठंडा करेगा और ठंडा करके वापस से एचयू में भेज देगा। तो ये सर्कुलेशन जो है ऐसे ही चलता रहता है। तो टेम्परेचर जो है ये वेरी करता रहता है, ये फिक्स नहीं होता कितना डिग्री निकालेगा। जैसे चिल्लर है, चिल्लर में यदि आप 20 डिग्री 22 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस जो है यदि इनलेट करेंगे तो वो उसको 6 7 नहीं निकाल सकता है। उसकी भी एक एफिशिएंसी है, उसको वो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस कम करके निकालेगा। और कितने परसेंट लोड पे चला रहे चिल्लर को ये डिपेंड करता है कि आपका पानी कितना जल्दी ठंडा होगा।
आप 100% लोड पे चला रहे हैं, 80% पे चला रहे हैं, 70% चला रहे हैं, 20 पे चला रहे हैं। ठीक है, वो डिसाइड करते हैं। चिल्लर के अंदर डिस्प्ले रहती है, उसके अंदर सारी चीजें सेट होती है कि कितने परसेंट लोड पे आपको चिल्लर चलाना है। सॉरी। इस साइकिल में कंडेंसर शामिल नहीं होता, क्योंकि यह पानी के सर्किट को, जो कंडेंसर वाटर जो है उसके पानी को दिखाता है। कंडेंसर जो होता है वो कंडेंसर जो है हमारे कंडेंसर वाटर में मिलेगा आपको। चिल्ड वाटर के अंदर ये पार्ट नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि चिल्ड वाटर जो हमारा साइकिल है उसके अंदर कंडेंसर का कोई काम नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कंडेंसर को नहीं दिखाया गया है। ये कहना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसमें क्या है अभी, मैं इसमें इस वाले जो ये सर्किट है इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर बात करेंगे। तो आपने साइकिल तो समझ में आ गया, जो बेसिक है कि भाई कैसे कैसे काम होता है, कि पानी हमारा कहाँ है, हमारा जो चिल्लर सिस्टम है उसके अंदर से एंट्री एग्जिट करता है, एग्जिट करके एचयू में जाता है, एचयू में वहाँ हवा को ठंडी करता है, हवा ठंडी करके वापस मोटर प्राइमरी पंप के थ्रू हमारे एवापरेटर में आ जाता है, और एवापरेटर उसको वापस से ठंडा करके फिर एचयू को भेज देता है। तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल साइकिल, जो आपको समझना है। अब इसके अंदर क्या क्या पार्ट लगे रहते हैं, जैसे इस वाले जो पिक्चर के अंदर आप देखोगे, एक देखो एक नई चीज आ गई, सेकेंडरी पंप। प्राइमरी पंप तो हमने वहां पे देखा था बेसिक वाले में, अब आ गया सेकेंडरी पंप, एक नई चीज दिख गई। चिल्लर हमें वहां भी दिख रहा था, यहाँ भी दिख रहा है। यहाँ पे देखो एक्सपेंशन टैंक एक दिख रहा है, ये नई चीज आ गई, उसमें नहीं दिख रखा है क्योंकि वो बहुत बेसिक था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एच यू एफ यू है, वो वहां पे भी दिख रहे थे, यहाँ भी दिख रहे हैं। और उसके बाद में देखो एक ये डीपी स्विच दिख गया। तो ऐसे करके कुछ चीजें अब अगली उसमें ऐड हो गई हैं। ऐसे हम धीरे धीरे एक एक चीज ऐड करके आपको समझाएंगे, एकदम से पूरा समझाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो अभी इस वाली पिक्चर के हिसाब से अपन बात करते हैं, जो जो वीडियो के अंदर थी वही पिक्चर है, वहीं से मैंने रखा है यहाँ पे। अब इसमें प्राइमरी पंप है, प्राइमरी पंप का काम मैंने बता दिया था, यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ना प्राइमरी पंप। इसमें प्राइमरी पंप का काम होता है चिल्लर और एवापरेटर के अंदर पानी का सर्कुलेशन बनाना। ये क्या है हमारा चिल्लर। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, यहाँ पे क्या है एवापरेटर। ठीक है, तो ये पानी जो है यहाँ हमारी जो एएचयू वाली जो है उधर से सक करके हमारे चिल्लर को भेज रहा है। मतलब चिल्लर को इनलेट जो मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, प्राइमरी से, प्राइमरी पंप से मिलेगी। ठीक है, चिल्लर को। अब देखो, यह क्लोज लूप में सिर्फ चिल्लर तक सीमित रहता है, मीन्स मतलब इसका जो है चिल्लर को पानी पहुंचाना है पूरा। इसका फ्लो रेट फिक्स रहता है। ठीक है जी, क्योंकि इसमें क्या है कि हमें ऐसे फिक्स फ्लो रेट के हिसाब से पानी देना होता है। उसके बाद में अपना आउटपुट जो है वो कहाँ ले जा रहे हैं, वो सेकेंडरी पंप का काम होता है। प्राइमरी पंप सीधे चिल्लर के ऑपरेटर आउटलेट से जुड़ा रहता है, यह पानी को ठंडा करता है और सेकेंडरी सर्किट को सप्लाई कर देता है। ठीक है जी, चिल्लर के अंदर निरंतर और समान प्रवाह बनाए रखना ताकि हीट एक्सचेंज ठीक से हो। ठीक है, इसका क्या है, इसका जी लगाने का मतलब क्या है कि जो चिल्लर है, चिल्लर के अंदर पानी पूरा पहुंचे, और एकदम जो फ्लो रेट फिक्स रहता है इसका, तो पानी अपना जितना जाना है उतना ही जाए, फिक्स एकदम, ताकि जो हीट एक्सचेंज जो है वो पूरी बनी रहे। यदि ये नहीं चलेगा तो उसके अंदर क्या होगा कि आइस, यदि पानी का फ्लो रुक जाएगा तो बर्फ जम जाएगी, और जिससे हमारा पानी का सर्कुलेशन बिल्कुल रुक जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि फ्लो बनाए रखने के लिए इसको प्राइमरी पंप को लगाते हैं। सेकेंडरी पंप, सेकेंडरी पंप जो है, वैसे देखा जाए छोटी बिल्डिंग है तो एक ही पंप दोनों काम करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। यदि लेकिन आपकी बिल्डिंग बड़ी है, आपके ज्यादा फ्लोर्स है, तो ये सेकेंडरी पंप लगाते हैं हम। ठीक है, तो जो फ्लो है उसको मेंटेन करने के लिए। अब इसमें क्या बता रहा है, ये सेकेंडरी पंप जो है ठंडे पानी को बिल्डिंग के अंदर विभिन्न एएचयू एफसीयू तक भेजता है और वापस लाता है। ठीक है जी, मुख्य बिंदु चिल्ड वाटर को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सर्कुलेट करता है। जो चिल्ड वाटर है हमारा चिल्लर से आउटपुट मिल रही है उसको हमारे एएचयू तक लेके जा रहा है। ठीक है, फ्लो रेट जो है वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जिस हिसाब से चिल्लर और बिल्डिंग की हाइट होती है उस हिसाब से इसका फ्लो रेट जो है ना वो वेरी करता है।
तो ये क्या है, वेरिएबल फ्लो सिस्टम रहता है। ठीक है। सेकेंडरी सर्किट में ही कंट्रोल वाल और फ्लो बैलेंसिंग डिवाइस लगाए जाते हैं। ठीक है। बिल्डिंग के लोड के अनुसार ठंडा पानी उपलब्ध कराना और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना। पानी जो है उसकी यदि सर्कुलेशन पूरे स्पीड में रहेगा तो एनर्जी जो है ना वो एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाएगी। यदि पानी का फ्लो कम रहेगा तो पानी कम फ्लो से बाहर निकलेगा। कम फ्लो से बाहर निकलेगा, चिल्लर तो उतनी देर चल रहा है लेकिन पानी कम निकल रहा है ठंडा बाहर, तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी हमारी कम हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम सेकेंडरी पंप लगा देते हैं। ये फ्लो जो है वो जितनी हमारी स्पीड हमें चाहिए उसी स्पीड से पानी जो है चिल्लर के अंदर से निकल के एचू तक जाके वापस आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी अगले उस पे स्लाइड पे चलते हैं। इसमें यदि कोई डाउट है तो आप कादिर पूछ सकते हो, या फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं। चलो ठीक है, अपन नेक्स्ट हाँ ओके सर, नेक्स्ट स्लाइड पे सर। स्लाइड पे नेक्स्ट स्लाइड जो है, अब प्राइमरी और सेकेंडरी लूप के अंदर कनेक्शन क्या होता है। ठीक है। अब इन दोनों में कनेक्शन क्या है ये बताना पड़ेगा। डिफरेंस तो बता दिया जी, ये यहाँ लगता है वहां लगता है। अब इसके अंदर कोई तो कनेक्शन भी होगा। हाँ, दोनों लूप्स प्राइमरी और सेकेंडरी को डीकपलर पाइप मतलब बाईपास लाइन से जोड़ा जाता है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये वाला जो है ये हमारा क्या होता है, बाईपास लाइन बोलते हैं इसको। बाईपास लाइन से दोनों को जोड़ा जाता है। ये यह डीकपलर दोनों सर्किट्स के बीच में हाइड्रोलिक सेपरेशन बनाए रखता है। मतलब क्या है कि ये दोनों को मिला भी सकता है और अलग अलग भी कर सकता है। मतलब दोनों जो है हमारे, इनको यदि हम एक पाइप चला के यदि काम चलाना चाहें तो यहाँ से इसको अपन बंद करो और एक पाइप से सारा काम हो जाएगा। और यदि अब हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है, ज्यादा फ्लोर्स रन करे, ज्यादा इशू चल रहे हैं, तो हम इसको बंद करके और दोनों सर्किट्स को अलग अलग चला सकते हैं। सभी में देखो एरो लगाए हुए हैं, आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हो कि पानी कैसे कैसे होके कहाँ जा रहा है। अब देख पा रहे होगे। देखो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये देखो ये वाला पहला एरो है, ये सेकेंड मतलब प्राइमरी पंप के पास आ गया पानी। उसके बाद में ये देखो एरो है, ये या इस चिल्लर वन में चला गया और यहाँ पे ये चिल्लर टू में चला गया। अब इन दोनों की आउटपुट लाइन इस लाइन में मिल गई, ये यहाँ पे आई है। और सेकेंडरी पंप को इनलेट मिला है यहाँ से, देखो ये हमने बंद कर रखा है यहाँ पे येलो लाइन को, जो हमारा दोनों बाईपास लाइन बोलते हैं। डीकपलर पाइप बोल दो या बाईपास लाइन बोल दो, उसको बंद कर रखा है। तो अभी क्या है, ये हमारा सेकेंडरी पंप ने उसको आउट किया और हमारे एएचयू के अंदर चला गया, दोनों एएचयू में। और वहां से फिर क्या है, डीपी स्विच से होके वापस प्राइमरी पंप के थ्रू चिल्लर में चला गया। तो ये जो है हमारा सेकेंडरी पंप एडिशनल हमने लगा दिया। अदरवाइज जो है ये डायरेक्ट जो लाइन है ये डायरेक्ट हम एएचयू को भी भेज सकते थे, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हम यहाँ से इसको यहाँ जोड़ देते सीधा, तो ये डायरेक्ट एएचयू में चला जाता है। इसका सेकेंडरी पंप का काम नहीं होता। लेकिन हमने क्या है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, हमारी बिल्डिंग जो है उसकी हाइट ज्यादा है, तो इसलिए सेकेंडरी पंप लगा रखा है। ठीक है। अब इसमें क्या है, प्राइमरी सर्किट चिल्लर को स्थिर फ्लो देता है और सेकेंडरी सर्किट लोड के हिसाब से पानी को खींचता है, लौटाता है। ये दोनों में क्या है, जो प्राइमरी सर्किट है जो है, प्राइमरी पंप जो है, जब मैंने आपको बताया था उसका जो है, जो फ्लो है वो कांस्टेंट होता है और सेकेंडरी जो है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। उसका रीजन क्या है, वो रीजन भी मैंने बताया था कि चिल्लर जो है उसको प्रॉपर पानी मिलना चाहिए ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। और सेकेंडरी जो है वो अपने जितने एचयू जिस हिसाब से चल रहे, ज्यादा एचयू चल रहे हैं तो ज्यादा फ्लो रहेगा, कम एचयू चल रहे तो कम फ्लो रहेगा। उसी हिसाब से दोनों जो है मैनेज कर सकते हैं चीजों को। प्राइमरी पंप चिल्लर के अंदर पानी सर्कुलेट करता है, सेकेंडरी पंप जो है हमारी बिल्डिंग के अंदर पानी सर्कुलेट करता है। बस सबसे बढ़िया है, प्राइमरी पंप कांस्टेंट फ्लो में रहता है, सेकेंडरी पंप जो है वेरिएबल फ्लो में रहता है। ये अपना उनका दोनों का डिफरेंस हो गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है उसके अंदर अब हमने क्या प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ लिया। अब क्या है, चिल्लर दिख रहा है अपने को। चिल्लर मैंने पहले भी बताया है, अभी थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। चिल्लर जो है ये हार्ट होता है एक एचवीएसी सिस्टम का। हार्ट मतलब इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। वैसे तो हर एक पार्ट की इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो
और चिल्लर ही यदि खराब हो गया तो सब कुछ धरे के धरे रह जाएंगे, हमें ठंडी हवा नहीं मिल सकती है, क्योंकि ठंडा पानी जो है वो चिल्लर करता है, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चिल्लर पूरे सिस्टम का मुख्य भाग भाग होता है, इसका काम है पानी को ठंडा करना, बिल्कुल सही बात है। कैसे काम करता है? चिलर के अंदर एक एवापोरेटर होता है जिसमें रेफ्रिजरेंट पानी की गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। इसमें पानी का तापमान लगभग 6 से 7 डिग्री तक गिर जाता है, बिल्कुल उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, सेटिंग होती है अपने हाथ में होता है, जो ऑपरेटर होता है वो उसको वेरी कर सकता है। 6 से 4 भी कर सकता है जिस हिसाब से बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, और 6 से 8 भी कर सकता है। ठीक है। यह ठंडा पानी फिर एचयू या एफसीयू को भेजा जाता है, और वहां से गर्म होकर वापस चिल्लर में लौटता है, और उसे चिल्लर दोबारा ठंडा करता है। तो वही एक्टिविटी है जो मैंने आपको पहले ही बता दी है, कि इसके अंदर जो है कॉपर ट्यूब्स लगी रहती हैं, और अ, जो कॉपर की जो ट्यूब्स हैं वो हमारे जैकेट्स के अंदर रखी रहती हैं, और जैकेट्स के अंदर ठंडा पानी रहता है। कॉपर ट्यूब्स जो है उसके अंदर रेफ्रिजरेट फ्लो होता है जिससे वो ठंडी हो जाती हैं, उनके कनेक्शन में पानी आता है और हीट जो है वो एक्सचेंज हो जाती है। हमारी जो रेफ्रिजरेंट जो है वो गर्म हो जाती है, जैसा कि रेफ्रिजरेंट साइकिल में देखा था आपने, और हमारा पानी जो है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि हीट जो दोनों की एक्सचेंज हो गई है। आप कॉपर ट्यूब क्यों रखते हैं, इसका एक क्वेश्चन बनता है। कॉपर ट्यूब इसलिए रखते हैं क्योंकि कॉपर की जो हीट चेंज करने की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत इजीली हीट जो है ट्रांसफर करता है कॉपर, इसलिए वो कॉपर की ट्यूब्स यूज करते हैं। अब नेक्स्ट ये चिल्लर हो गया, अब उसके बाद में क्या है, इसमें दिखा रखा डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, डीपी स्विच। अब ये डीपी स्विच यहाँ लगा हुआ है, ये एक टाइप की सेफ्टी भी बोलते हैं हम इसको, है ना। ये एक सेफ्टी भी रहती है, चिल्लर की सेफ्टी होती है एक डीपी स्विच। तो इसका फंक्शन कैसे होता है? डीपी स्विच मतलब डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, डीपी स्विच। डीपी स्विच दो बिंदुओं के बीच प्रेशर डिफरेंस को नापता है, कि जो प्रेशर जो है वो कितना है। जब यह अंतर तय सीमा से ज्यादा या कम होता है तो ये अलार्म या सिग्नल देता है। एचवीएसी में इसका उपयोग चिल्ड वाटर फ्लो मॉनिटरिंग, जब चिल्ड वाटर का जो फ्लो रुक जाए, रुक जाए मतलब कोई पंप ट्रिप हो गया आपका, प्राइमरी पंप ट्रिप हो गया, तो क्या होगा, पानी का फ्लो रुक जाएगा। पानी का फ्लो रुक जाएगा तो क्या होगा, जो चिल्लर है यदि आपका चलता रहा तो उसके अंदर क्या होगा, पानी तो घूमेगा नहीं, या पानी जो जैकेट्स में भरा हुआ है वो ट्यूब्स के साथ में टच में है, तो उसकी हीट जो है ना वो एक्सचेंज होती रहेगी। पानी सर्कुलेट नहीं करेगा तो पानी वहां पड़ा पड़ा जम जाएगा, वो अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका चिल्लर जो है वो ट्रिप हो जाएगा। ठीक है। अब उस कंडीशन पे ना जाए हमारा पानी, की पानी जम जाए, मान लो किसी कारणवश प्राइमरी पंप ट्रिप हो गया, सेकेंडरी पंप ट्रिप हो गया, तो क्या होगा, डीपी स्विच जो है ना ये फ्लो रेट को नापेगा, कि पानी का फ्लो तो बंद हो गया जी, पानी तो घूम ही नहीं रहा। तो ये क्या करेगा, हमारे चिल्लर को कमांड देगा, चिल्लर को कमांड देगा ट्रिपिंग की, कि जी पानी जो है ना वो नहीं घूम रहा है, प्राइमरी पंप वगैरह या तो सेकेंडरी पंप जो है ट्रिप हो गया, ट्रिप हो गया तो आप बंद हो जाओ। तो चिल्लर क्या है, ऑफ लोड हो जाएगा उस कंडीशन में, और जो है हमारा पानी जो है वो आइस फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए क्या है, ये डीपी स्विच लगाया जाता है। अब नेक्स्ट आता है एएचयू। एएचयू जो है वो ये वाला पार्ट होता है, एएचयू एफसीयू अलग अलग टाइप के हमारे इंडोर यूनिट्स होते हैं। उसके लिए एक सेपरेट क्लास लेंगे, लेकिन ये अभी एएचयू और एफसीयू दो ही चीज लिख रहे हैं, ये 8-10 टाइप के यूनिट्स होते हैं जो सभी इंडोर यूनिट्स का काम करते हैं। एएचयू जो है उसका काम क्या होता है, उसका फंक्शन होता है, एएचयू ठंडी हवा तैयार करके बिल्डिंग के अंदर भेजता है, और यह चिल्ड वाटर से एयर का हीट एक्सचेंज जो है वो यही होता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कैसे काम करता है, एएचयू में एक कूलिंग कोयल होता है जिसमें चिल्ड वाटर जो है वो सर्कुलेट होता रहता है। गर्म हवा जब इस कोयल से गुजरती है तो उसकी गर्मी को खींच लेता है, ठंडी हवा ब्लोअर फैन से होते हुए डक्ट्स के थ्रू हमारे हॉल या कमरे या बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। ठीक है। इसके मेन पार्ट क्या होते हैं एएचयू के? जी मेन पार्ट कूलिंग कोयल हो गई है, ब्लोअर हो गया है, और फिल्टर हो गए हैं, मिक्सिंग बॉक्स हो गया है, और डैम्पर्स हो गए हैं। वे डैम्पर्स, मिक्सिंग बॉक्स, ये हम डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब एएचयू का टॉपिक आएगा।
ये मिक्सिंग बॉक्स क्या होता है जी? जब हमारी बिल्डिंग के अंदर यदि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मान लो जो कंटेंट है वो ज्यादा हो गया, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, हम फ्रेश एयर जो है वो लेके आएंगे। डैम्पर्स क्यों होते हैं जी? मान लो बिल्डिंग के अंदर आग लग गई, तो आग एक उसमें पार्ट में लगी हो, तो ये क्या होगा, एचू तो पूरी हवा को सक करके और पूरी बिल्डिंग के अंदर भेजता है, जो भी एरिया उसको दे रखा है। तो उससे क्या होगा, जो धुआं है वो पूरे उसमें घूम जाएगा, तो इससे क्या है कि सफोकेशन टाइप का हो जाएगा, हमारी जो बिल्डिंग के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जो भी एरिया है, और उसको फिर दिक्कतें होंगी। तो इसलिए क्या है, ये कुछ पार्ट्स हैं जो इसके अंदर लगाए जाते हैं, वो हम आराम से पढ़ेंगे। तो अभी हम बेसिक से स्टार्ट करें, बेसिक से धीरे 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 एक 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 टॉपिक को लेके उसके अंदर फिर डिटेल के अंदर चले जाएंगे। तो ऐसे जी करके आप। जी सर, एक मिनट। हाँ हाँ बताइए। सर, एक एचयू डिवाइस है सर, हाँ डक्ट हाँ, के थ्रू हम सर कितने कमरे में सर एयर को सर भेज सकते हैं मैक्सिमम? आप जितना मर्जी उतने में भेज सकते हो, लेकिन कूलिंग जो है, कूलिंग इफेक्ट जो है उस हिसाब से कम होता जाएगा। जितने ज्यादा आप एरिया को कवर करोगे KHU से, उतना ही आपका कूलिंग इफेक्ट है कम होता चला जाएगा। लेकिन सर एक मिनट। हाँ बताइए बताइए। ए, चुप। सर, हाँ सॉरी सर, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो हाँ गया हाँ, था। कोई नहीं। सर एक मिनट है। ये जो हम सर एयर को सर भेजते हैं सर डक्ट के थ्रू, हम्म अगर हमें सर एक फिक्स पैरामीटर के थ्रू से अगर भेजना हो कि मतलब कूलिंग मेंटेन रहे, हम्म। उसके अकॉर्डिंग सर मैक्सिमम सर हम कितना कमरा सर ले सकते हैं या कितने एरिया को हम कवर कर सकते हैं? देखो उसके लिए हमारा कितने CFM का HU है, एक यूनिट होती है ना, CFM करके। जी जी ये AHU FCU इनके लिए होती है। वो डिसाइड करती है कि कितने CFM का आपका AHU है, और कितने, वो उसी हिसाब से, जैसे हमारा विंडो AC है, स्प्लिट AC होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, टन होता है ना। हम टन में मेजर करते हैं कि जी 1 टन का AC है, 1.5 टन का AC है, 2 टन का AC है। तो उसी हिसाब से इसके अंदर होता है CFM। जी जी वो CFM जो है डिसाइड करता है कि कितने CFM का एचयू क्या है, कि आपको बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े बड़े एचयू मिल जाएंगे आपको, है ना। तो वो क्या है कि वो डिसाइड करता है आपका, जी जैसे जी AC है आपका, 1 टन का AC है या 2 टन का AC है, 5 टन का AC है, वैसे कितने CFM का एचयू है। सेम ऐसे ही होता है, ये वाला चीज होती है। तो इसका ऐसे पर्टिकुलर जी आंसर जो है तब मिलेगा जब आपको ये पता हो कि आपका एचयू कितने CFM का है। जी जी। ठीक है फ्रेंड्स। और तो सर, जी जी बिल्कुल हाँ सर। और सेकंड हाँ सर, हाँ बताइए। एचयू के जस्ट बाद वाले कमरे में सर एयर, और उसके बाद हम्म। सर 3-4 कमरे के बाद में एयर सर, हमें अगर सर हम्म। एयर फ्लो को सर अगर कंट्रोल करना है कि सारे कमरे में इक्वल एयर जाए, हाँ उसको कर हम सर सकते कैसे हैं। करेंगे? उसके अंदर एक डिवाइस होता है VAV। VAV करके एक डिवाइस जी होती है, ठीक है। जी जी VAV, वो वो VAV जो है वो आपको उसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो इसको। इसकी जो AHU की जो हवा का थ्रो है ना, जी कि जी जैसे पहले यदि हम ऐसे डायरेक्ट चलाएंगे, तो क्या होगा, पहले वाले जो कमरे के अंदर क्या है, हवा का फ्लो तेज रहेगा, लेकिन लास्ट वाले में कम जी हो जाएगा। तो इसके लिए एक जी डिवाइस लगी रहती है, VAV बोलते हैं उसको, वेरिएबल एयर वॉल्यूम ऐसे करके इसका नाम होता है, फुल फॉर्म। तो वो VAV जी जी लगा के, VAV में सेटिंग होती है कि आपको कितने परसेंट खोलना है। जैसे आप नजदीक वाले जो रूम्स है उसके अंदर आपने मान लो 30% खोल दिया, और थोड़ा दूर है उसको 50% कर दिया, उससे थोड़ा दूर है उसको 70% खोल दिया, और लास्ट वाले को आपने 100 खोल दिया, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ऐसे करके आप एयर थ्रो जी कंट्रोल कर सकते हो। या फिर जी ऐसा हो जैसे किसी को, अब मैं हूं, मेरे को मान लो ठंड लग रही है, अब आप पूरी बिल्डिंग के टेम्परेचर को तो आप तो क्या कर रहे हो, सेंट्रलाइज यूनिट चला रहे हो, उसके अंदर आप अलग से ठंडा पानी तो भेज नहीं सकते मेरे रूम में। तो हम क्या करते हैं, जी जी VAV के थ्रू जो है हमारे एयर फ्लो को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब मेरे को यदि ठंड लग रही है तो VAV से मैं अपना एयर जो है उसका थ्रो कम कर दूंगा, तो कूलिंग जो है अपने आप ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, है ना। ये जी जी VAV जो है ना, और ये सर, सिर्फ। हाँ हाँ जी जी बताइए। और सेकंड सर, सेकंड क्वेश्चन। हाँ हाँ। अगर सर सभी कमरे की वीएवी को अगर सर बंद कर दें, और उस केस में सर ये सर कंटिन्यू सर चल रहा है, सर फिर एयर का सर क्या होगा?
वो सर ट्रिप हो उस एयर जाएगा। का सर प्रेशर पड़ेगा डक्ट पे। एचयू ट्रिप हो जाएगा। वहां पे भी डीपी स्विच लगा रहता है। वो तो डीपी स्विच, डीपी स्विच जो है जी वो जी। सेंस करेगा कि एयर थ्रो जो है वो बंद हो गया, ब्लॉकेज हो गया, तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ये डिफरेंशियल प्रेशर स्विच नाम है देखो इसका, डीपी स्विच हाँ का। तो ये क्या करेगा, ये वहां से सेंस हाँ जी करेगा जी कि अभी जी मतलब जो एयर का प्रेशर बढ़ गया है डक्ट के अंदर, और कोई भी वीएवी जो है ना खुली हुई नहीं है, तो वो एएचयू को ट्रिपिंग की कमांड जाएगी और एएचयू हमारा ट्रिप हो जाएगा। ठीक है अब्दुल, डाउट क्लियर? जी जी ओके सर। हाँ, अभी नेक्स्ट उस पे चलें, फिर क्वेश्चन आंसर के लिए कल का सेशन रख लेंगे, क्योंकि अभी 5 ही मिनट बची हैं। तो इसमें एक हाँ नहीं सर। एक्सपेंशन टैंक जो है वो बचा हुआ है। आफ्टर देन जी हाँ जी बताइए। आ जाओ। अभी एक्सपेंशन टैंक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, 5 मिनट बचे हैं, उसके बाद ये मीटिंग जो है ये एंड हो जाएगी। कल की डेट में फिर इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन आंसर और ज्यादा डिटेल में बात कर लेंगे अपन, है ना। फिर कल दूसरा जी टॉपिक नहीं ओके चेंज करेंगे, चिल्ड वाटर पे ही करेंगे कल भी। ठीक है। जी ओके सर। हाँ, आप भी अपने और जो क्वेश्चंस हैं वो अपने नोट डाउन करके रख लेना, कल पूरे डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या है, एक्सपेंशन टैंक जो है ये वाला पार्ट होता है। ये वाला पार्ट जो है एक्सपेंशन टैंक होता है। जैसा कि आपको नाम ही समझ आ रहा होगा, एक्सपेंशन टैंक। तो जैसा ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी होता है, वो वाली चीज उसी टाइप की होती है, थोड़ी सी सिमिलर सी। एक्सपेंशन टैंक एक ऐसा टैंक होता है जो पानी के तापमान बढ़ने या घटने से होने वाले प्रेशर चेंजेस को एब्जॉर्ब करता है, ताकि सिस्टम में ओवर प्रेशर या वैक्यूम ना बने। तो जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है, कोई भी चीज की टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है उसका, वो ज्यादा जगह लेता है। और कोई भी चीज का टेम्परेचर यदि कम होता है तो वो क्या है, हमारा कम वॉल्यूम लेता है, वो सिकुड़ जाता है। तो उसके उस कंडीशन में क्या होगा कि पाइपलाइंस में एयर ना बन जाए, है ना, वैक्यूम जैसे जिसको बोलते हैं, वैक्यूम ना बन जाए, या ओवर प्रेशर भी ना हो जाए कि जी पानी तो ज्यादा हो गया और लाइन ही फट गई ओवर प्रेशर होके। तो अब इसकी जरूरत क्यों होती है, जब चिल्ड वाटर सिस्टम में पानी ठंडा या गर्म होता है तो उसका वॉल्यूम बदलता है। अब वॉल्यूम बदलता है, पानी गर्म होगा तो एक्सपेंड होगा, और जब पानी ठंडा हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इस वाली कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन टैंक लगा देते हैं कि जी प्रेशर बढ़ गया तो पानी उसके अंदर चला गया, प्रेशर मतलब वो पानी जो ठंडा हुआ सिकुड़ा तो वापस से पानी हमें हमारी लाइन को मिल गया। उस कंडीशन में हमारी पाइपलाइंस को या हमारे चिल्लर सिस्टम को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए क्या होता है, एक्सपेंशन टैंक लगाते हैं। अब इसमें क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो है वो वाटर से फिल रहता है, दूसरा जो है हवा या नाइट्रोजन गैस से फिल रहता है। इन दोनों भागों को एक रबर डायफ्राग्राम या ब्लेडर जो है वो अलग अलग करता है, ताकि जो जब पानी एक्सपेंड हो तो डायफ्राग्राम जो है वो कंप्रेस हो जाए और पानी को जगह मिल जाए, और जब वो पानी वापस जाए तो डायफ्राग्राम जो है फूल जाए और अपना जो है प्रेशर जो है वो मेंटेन कर ले। ठीक है। अब एक्सपेंशन टैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, प्रेशर को जो है, एक जो लिमिट जो है उसकी प्रेशर की उसके अंदर बनाए रखना है, पानी के प्रेशर को। एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ गई तो उसको अपने अंदर ले लेना है, कम वॉल्यूम हो गई पाइपलाइन में तो वापस पानी दे दिया। और सिस्टम में एयर ना बने, मतलब वैक्यूम बनने से रोकता है। सिस्टम का हाइड्रोलिक बैलेंस जो है ना बना के रखता है क्या, एक्सपेंशन टैंक। तो ये वाला पार्ट होता है ना, ये इसीलिए रहता है कि भाई जब पानी की जरूरत हो तो उसको दे दिया, और जब ज्यादा पानी हो गया तो वापस से ले लिया। क्योंकि यहाँ तो ठंडा गर्म चलता रहता है, तो वॉल्यूम जो है वो तो कम ज्यादा होती रहती है पानी की, तो उसी हिसाब से इसका काम रहता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उस पे कल डिस्कशन करेंगे, 2 ही मिनट बची हैं। और अब्दुल आप माइक अनम्यूट करके बात कर लीजिए। हाँ जी जी बिल्कुल सर कर लेंगे जो इसको डिस्कस। हाँ हाँ, अभी आपका और कोई ऐसे डाउट है तो आप ऐसे डिस्कस कर लीजिए। बिल्कुल। तभी तभी चीजें जो है ना अच्छी लगती हैं कि सामने से क्वेश्चन भी जनरेट हो रहे हैं, फिर ऐसे मजा आता है। आप मैं आपको जी जी मतलब सर। पढ़ा रहा हूँ चीजें, वो मेरी लैंग्वेज वगैरह में स्पीड ये उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको समझने में? नहीं नहीं सर सर सब सही है सर। सही है ना। हाँ, तो जी जी। जहाँ भी प्रॉब्लम्स मिले ना आप मेरे को बता देना, तो उसी हिसाब से मैं अपने आप में हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस कर लूंगा। जैसे चलो हाँ जी बताइए। जी। तो और सर ये क्लास में सर जो है एएचयू और सर एफसीयू का भी सर डिस्कशन कर लेंगे सर।
बिल्कुल डिटेल्ड पढ़ेंगे, डिस्कशन नहीं, पूरा बढ़िया से पढ़ाऊंगा मैं आपको। अभी यदि लेकिन इसके जी अंदर जी। घुसूंगा ना तो फिर वो चीजें मिक्स हो जाएंगी, फिर मजा नहीं आएगा। अब जैसे धीरे धीरे नहीं नहीं करके जी। एक, हाँ, पहले जैसे ये जितने भी हमारे साइकिल हैं सारे साइकिल पढ़ेंगे, फिर इंडिविजुअल पार्ट्स के अंदर जाके डिटेल में पढ़ेंगे ना, कि भाई क्या है क्या जी जी। नहीं है। ओके 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 सर। तो आज की क्लास को एंड करते हैं अब्दुल, और जी फिर कल जो है इसी टॉपिक पे दोबारा से डिस्कशन करेंगे। जी जी। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ओके।